सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज हम बात करेंगे मौखिक भाषा क्या है और मौखिक भाषा का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। इसके साथ ही एक प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे कक्षा 1 से 3 के लिए हिंदी का एक पूरा कालांश भाषा मौखिक भाषा विकास का ही क्यों रखा गया है, ऐसा क्या है इस मौखिक भाषा में। इसके साथ ही यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे का जो मौखिक भाषा विकास है वो किन किन गतिविधियों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि चित्र चार्ट पर चर्चा, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी से जब बात होती है तो उनका कहना होता है कि चित्र चार्ट पर चर्चा की कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं, वो तो आसान है, हम किसी भी चित्र पर ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि चित्र चार्ट पर चर्चा करना भी एक कला है। इसी तरह से बात करेंगे हम कहानी पर कार्य कि कहानी सुनाना, इसमें भी जब बात होती है तो कहानी सुनाने में भी हम लोगों की ये सोच होती है कि कहानी सुनाना, बच्चों को हम कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है साथियों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहानी सुनाना भी एक कला है और बड़ी मेहनत और बड़ी तैयारी लगती है कहानी सुनाने में, चित्र चार्ट पर चर्चा करने में, कविता पोस्टर पर कार्य करने में। तो साथियों, पहले बात करते हैं मौखिक भाषा विकास की। जब शिक्षक साथियों से बात होती है कि मौखिक भाषा क्या है तो बहुत सारे उत्तर इस प्रकार के आते हैं कि मौखिक भाषा का मतलब है अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखना, बोल करके रखना। और उनका कहना होता है कि मौखिक भाषा तो बच्चा शुरू से जानता है, इस पर विद्यालय में और अधिक कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह भी निश्चित है कि हमारे शिक्षक साथी बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं, बहुत ज़्यादा भाषा को सिखाने में काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वे अपना अधिकतर समय बच्चों को वर्ण सिखाने, अक्षर सिखाने, मात्रा सिखाने, शब्दों को बनाने, उनका उच्चारण कराने, शब्दों को लिखवाने, वाक्य बनवाने, इन्हीं पर पूरा समय वे फोकस करते भी हैं। लेकिन दूसरी ओर जहाँ मौखिक भाषा विकास के संबंध की बात आती है तो इसके संबंध में साथियों का मानना है कि मौखिक भाषा बच्चा घर से सीख करके आता है, इस पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता शायद नहीं है। क्यों? अगर मेरे शिक्षक साथियों को ऐसा महसूस होता कि मौखिक भाषा विकास पर कार्य करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से पहले ही एक कालांश कम से कम मौखिक भाषा के लिए दिया गया होता और इस पर हमारे शिक्षक साथियों द्वारा विशेष फोकस किया जा रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कुछ शिक्षक साथी नहीं कर रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी हो सकता है इससे भी बेहतर प्रयास हमारे साथी कर रहे हैं। तो साथियों, जानने का प्रयास करते हैं पहले मौखिक भाषा क्या है। देखिए, मौखिक भाषा बच्चे के सब कुछ सीखने की आधारशिला है। मौखिक भाषा बच्चे के सब कुछ सीखने की आधारशिला है। अगर मैं बात करूं कि मौखिक भाषा क्या है तो मौखिक भाषा में सब कुछ सीखने का आधार है। अर्थात मौखिक भाषा वह है जिसमें बच्चों के सोचने, उनके समझने, उनके तर्क करने, उनके कल्पना करने, उनके द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने, प्रतिक्रिया देने, उनके द्वारा समझकर सहमति देनी है या असहमति देनी है, इसको बताने और अपने अनुभव को साझा करने आदि सभी क्षमताओं का उनका विकास होता है। तो साथियों, यह है मौखिक भाषा। अर्थात मौखिक भाषा को अगर हम भी अपने आप में देखें कि हमारी मौखिक भाषा का विकास हो चुका है, तो मौखिक भाषा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम हैं तो निश्चित रूप से अभी हमारी भी मौखिक भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। ये जीवन पर्यंत हमारा भी अपना मौखिक भाषा का विकास चलता ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सोचने, समझने, तर्क करने, कल्पना करने, उसमें प्रश्नों का उत्तर देने, समझ करके प्रतिक्रिया देने, सहमति असहमति बताने, तो इन सब क्षमताओं का उसके अंदर विकास हो तो निश्चित रूप से हमें मौखिक भाषा विकास पर काम करना होगा। ठीक है साथियों, अभी आगे जो स्लाइड है इसमें सभी चीज़ों का जिक्र इनका आया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि मौखिक भाषा विकास क्यों जरूरी है। तो साथियों, इसके संबंध में भी मैंने आपसे भी बात की है कि मौखिक भाषा विकास क्यों जरूरी है। मैंने अभी बात रखी कि सब कुछ समझने की जो क्षमता है
सब कुछ समझने की क्षमता सबसे पहले अगर बनती है तो वो मौखिक भाषा स्तर से ही बनती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप बच्चों की बेहतर समझ बनाना चाहते हैं तो बच्चों की बेहतर समझ बनाने का आधार भी मौखिक भाषा ही है। एक और बात, अभी आप कहें कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से पढ़ना है, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से तभी पढ़ पाएगा जब उसकी शब्दावली का उसे अधिक ज्ञान होगा, और शब्दावली का जो भंडार है वो तभी बढ़ पाएगा जब उस बच्चे का मौखिक भाषा विकास होगा। इसी तरह से हमारी बात होती कि बच्चों में आप चाहते कि सोचने, समझने, कल्पना करने, तर्क करने की क्षमताओं का विकास हो, तो ये सभी क्षमताओं का विकास भी बच्चे का मौखिक भाषा से ही होना है। इस प्रकार से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि बच्चा सुनकर समझने और प्रतिक्रिया देने के अगर कौशल उसको सीधे सीधे आ जाते हैं तो बच्चा पढ़कर समझने का आधार अपने आप ही बना लेता है। तो साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है मौखिक भाषा का विकास। अब हम इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि मौखिक भाषा विकास की कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हैं, ऐसी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों का मौखिक भाषा विकास कर पाएँ। साथियों, यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ दी गई हैं, जैसे चित्रों पर चर्चा, बच्चों के अनुभव पर चर्चा, कहानी पर चर्चा और अन्य अन्य अन्य। हम इनमें से प्रयास करेंगे आपके समक्ष कुछ पर बातचीत करने का। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं चित्र पर चर्चा। साथियों, जब चित्र पर चर्चा की बात आती, यहाँ मैंने एक चित्र लिया भी है, खेत का चित्र है ये। चित्र पर चर्चा करने की जब बात आती तो अभी आप स्वयं भी देख लीजिएगा, कोई भी चित्र आप लीजिएगा, हमें बड़ा आसान सा लगता है कि हम इस चित्र पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वाकई चित्र पर चर्चा करना एक कला है। मैं कुछ देखिएगा उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं। अभी हम कितने भी जानकार व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक चित्र पर चर्चा करने के लिए हमें कम से कम 10 मिनट पहले चाहिए ही होंगी। जैसे कि अभी कक्षा 1 में हम चित्र पर, कौन सी कक्षा में, कक्षा 1 के बच्चे हमारे समक्ष हैं और हम इस चित्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे शिक्षक साथी हैं, उन्होंने सबसे पहला इस चित्र में उनसे प्रश्न किया, बेटा ये इस चित्र में जो ये बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चा क्या सोच रहा होगा। अब देखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता कि बच्चा क्या सोच रहा होगा, ये एक ऐसा सवाल हो गया। एक तो हमारे कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वे पहले ही बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बच्चे को पहला ही एक सवाल ऐसा दाग दिया जाता है जो खुले छोर का प्रश्न है, चिंतन का प्रश्न है। एक तो बच्चा पहले से ही नहीं बोल पा रहा है और कुछ हमने प्रश्नों का चुनाव ऐसा कर लिया है स्टार्टिंग में ही इस चित्र में कि बच्चा उनको नहीं दे पाएगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चित्र पर जब चर्चा प्रारंभ होती तो उसका भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम किसी चित्र पर चर्चा करें तो हम बच्चों से 3 प्रकार के प्रश्नों पर बात करेंगे। 3 प्रकार के कौन कौन से प्रश्न होंगे? देखिए, कोई भी चित्र हो, सबसे पहले आप उस चित्र पर सबसे पहले बंद छोर के प्रश्नों पर बात करें। बंद छोर के प्रश्न, जैसे कि एक प्रश्न के माध्यम को मैं रख रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न आप बच्चे से पता करिएगा कि इस चित्र में बेटा आपको क्या क्या दिख रहा है। अब जैसे ही ये प्रश्न आप पूछते हैं, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो बच्चा बताना प्रारंभ कर देगा। और कारण उस चीज का है क्योंकि वो बंद छोर का सवाल है और इस बंद छोर के सवाल में बच्चे को कोई मस्तिष्क या समझ पर जोर नहीं देना। आप किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है, उसके बाद संख्या गिना लीजिएगा, इसमें कितने पक्षी हैं, कितने पेड़ हैं, कितने सदस्य हैं, कितनी महिलाएं दिखा रही, कितने पुरुष हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले बंद छोर के प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं किसी भी चित्र पर। अब बच्चा यहाँ हमसे बात करना प्रारंभ करता है। इसके बाद प्रयास करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम ढूंढ करके यहाँ पर लाएं जिससे बच्चे के पूर्व जो अनुभव है, बच्चे ने जो अनुभव पहले कर रखा उस अनुभव को जोड़ दिया जाए। जैसे कि यह खेत का चित्र है, तो यहाँ पर हम प्रश्नों को ले सकते हैं कि बेटा आप कभी खेत पर गए हो। तो यहाँ देखिए बच्चे को इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उसने जो अनुभव किया है पहले उससे संबंधित आपने प्रश्न किया। हमको कठिनाई धीरे धीरे बढ़ानी है। पहले बंद छोर के प्रश्न हुए, अब अनुभव आधारित थोड़ा सा हमने कठिन किया है कार्य, तो अनुभव पर बात कर लेते हैं बच्चे के। बेटा आप कभी खेत पर गए हो, आपके परिवार में से कौन कौन खेत पर जाते हैं, खेत पर क्या काम होता है, खेत पर जाते समय रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को जो अनुभव है
उसके अनुभव को जोड़ते हुए हमें सवाल करने हैं, प्रश्न करने हैं। और अंत में साथियों, जब बच्चा हमसे बात करने लगे, क्योंकि उसके मतलब की बात है, उसके अनुभव पर आधारित आपने प्रश्न पूछे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चा उत्तर देगा। और जब बच्चा इतनी बात करने लगे, तब हमें अंत में खुले छोर वाले प्रश्न पता करने हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न पता करने जिसमें बच्चा तर्क करने पर, चिंतन करने पर या अनुमान लगाने पर जो है विवश हो जाए। ऐसे कुछ सवाल हमें बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक बच्चा है और मोर भी है। तो साधारण सी बात है कि जब मोर और बच्चा एक साथ हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि फिर भी ये जो मोर है ये बच्चे से डर करके दूर नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों बेटा? ठीक, बच्चा, सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, क्या सोच रहा है? तो ये अनुमान लगाने वाले, चिंतन करने वाले प्रश्न है। इस प्रकार के हम प्रश्न बना सकते हैं। तो साथियों, जब भी चित्र चार्ट पर हम चर्चा करें, इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना कि उसको हम 3 कैटेगरी में बात करें। सबसे पहले बच्चों से बंद छोर के सवाल हमें करने हैं, उसके पश्चात बच्चे को जो अनुभव है उसके अनुभव से जोड़ने वाले प्रश्न करने हैं, और उसके पश्चात खुले छोर वाले प्रश्न करने हैं। इतना जरूर कहूँगा साथियों, किसी भी चित्र पर चर्चा करने के लिए चाहे आप या मैं या कोई भी अन्य व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उस चित्र चार्ट पर 10 या 15 प्रश्न बनाने के लिए निश्चित रूप से साथियों हमें 10 या 15 मिनट पहले जरूर देनी होंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी चित्र चार्ट पर चर्चा हो, उस चित्र को आप देखिएगा, उससे संबंधित जो तीनों प्रकार के प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा पहले बना लीजिएगा, तब अपने बच्चों के साथ आप इन चित्रों पर चर्चा करें। इसके साथ ही साथियों अब बात करते हैं कहानी पर चर्चा, कहानी पर बात। साथियों अब बात करते हैं कहानी पर कार्य कैसे किया जाए। जिस प्रकार से चित्र चार्ट पर चर्चा करना एक कला है, उसी प्रकार से कहानी पर भी कार्य करना अपने आप में एक कला है, और बहुत ही कम लोगों को ये कला आती है। आज प्रयास करेंगे कि कहानी पर किस तरह से बच्चों के साथ बात की जाए। साथियों, जब भी हम किसी कहानी पर कार्य बच्चों के साथ करते हैं तो उसको हम 3 कैटेगरी का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले, ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें कहानी के प्रारंभ में करना है, ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें कहानी के दौरान करना है, और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कहानी के अंत में करने हैं। तो साथियों एक एक पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के प्रारंभ में। जब भी हम किसी कहानी को प्रारंभ करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें बच्चों से बात करनी चाहिए उसके शीर्षक के बारे में। बच्चों को शीर्षक बताना चाहिए ताकि बच्चा शीर्षक को जान करके उत्सुक हो जाए उसके बारे में। जैसे कि चूहा और शेर, तो चूहा और शेर, तो बच्चा इस कहानी के शीर्षक को देख करके कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसके पश्चात दूसरी बात करेंगे हम, इसके पश्चात उस कहानी में जितने भी चित्र हैं, बच्चों को चित्र दिखाएं और बच्चों से उन चित्रों के माध्यम से उस कहानी का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करें। तो दूसरा काम हमें करना कि कहानी में जितने भी चित्र हों, बच्चों को वे चित्र दिखाएं। अभी हमारे कक्षा 1 के बच्चे हैं, वे किताब पढ़ना नहीं जानते हैं, आप कहानी बच्चों को सुनाने जा रहे हैं, तो आप जो भी कहानी की किताब है उस कहानी की किताब को बच्चों के समक्ष रखिएगा, उसमें जितने भी चित्र हैं उन चित्रों को दिखाइएगा और बच्चों को प्रेरित करिएगा, भाई इन चित्रों को देखिएगा और इस कहानी का अनुमान लगाएं बच्चे कि इस कहानी में संभव क्या हो रहा होगा। तो दूसरा ऐसा कार्य करने का प्रयास करना। अब तीसरी बात और महत्वपूर्ण, तीसरा साथियों, उस कहानी में आने वाले जितने भी कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द, नए शब्द। देखिए कठिन शब्द कोई नहीं होता, अभी इसके बारे में हमने भी सीखा कि कठिन शब्द कोई नहीं होता बल्कि नया शब्द होता है। जिस दिन वो नया शब्द बच्चे को जानकारी हो जाती है उसके लिए वो परिचित बन जाता, आसान बन जाता। तो कठिन शब्द नहीं होता बल्कि नया शब्द होता है। यहाँ पर हमें बात यह करनी कि जितने भी कहानी में ऐसे कठिन शब्द आए हैं, नए शब्द आए हैं जिनसे बच्चा परिचित नहीं है, क्योंकि आप कहानी सुना देंगे, वो चैप्टर सुना देंगे, वो स्टोरी पर बात हो जाएगी, लेकिन बच्चों को यदि उन कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में समझ नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें कहानी में मज़ा नहीं आएगा, कहानी का अर्थ सारांश वो नहीं जान पाएंगे। ऐसी स्थिति में कहानी सुनाने के प्रारंभ में हमें इस तीसरी चीज़ पर भी काम करना होता कि बच्चों को जितने भी उससे अपरिचित शब्द हैं, नए शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ अच्छे से बच्चों के समक्ष रख दिया जाए, बच्चों को बता दिया जाए। यहाँ पर एक बात जरूर कहूँगा साथियों, कठिन शब्द और अर्थात शब्द अर्थ। देखिए आप अपना भी ज़माना याद करिएगा, जिस समय हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते थे, कोई कहानी पढ़ते थे, तो हमें शिक्षक साथ जो हमारे शिक्षक महोदय होते वे कठिन शब्द घर से लिखने के लिए देते थे
आज हमें महसूस हुआ कि ये कठिन शब्द घर से नहीं लिखने, बल्कि इन कठिन शब्दों को चैप्टर के प्रारंभ में ही हमें पता होना चाहिए था, इनका अर्थ हमें बता दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब हमें महसूस हुआ कि ये कठिन शब्द ये घर से देने के लिए नहीं, बल्कि इन कठिन शब्दों को उस कहानी या उस चैप्टर से प्रारंभ में ही बच्चों को बताने के लिए होते। सबसे पहला काम होता है इन कठिन शब्दों पर ही बात की जाए, इन कठिन शब्दों के अर्थ को बताया जाए, उसके बाद ही पाठ प्रारंभ हो। तो साथियों, एक चीज़ होगी कि कहानी, जब भी कोई कहानी हम प्रारंभ बच्चों के सामने करें, कोई चैप्टर प्रारंभ करें, तो सबसे पहले उसके शीर्षक के बारे में बात करें। उसके बाद उसमें जितने भी चित्र आए हैं वे चित्रों को दिखा करके उस चैप्टर या उस कहानी का अनुमान लगाने का प्रयास करें कि इसमें क्या हो रहा होगा। और तीसरी बात, उसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं, जितने भी नए शब्द आए हैं, जितने भी बच्चे के लिए अपरिचित शब्द हैं, उन पर जरूर बात करें, उनका अर्थ बच्चों को जरूर बताएं। इसके बाद साथियों, कहानी के दौरान हमें क्या करना, निश्चित रूप से जब हम हाव भाव के साथ कहानी सुना रहे होते हैं तो बीच बीच में हमें रुकना है, और रुकने के पश्चात ऐसी जगह पर रुकना है जहां पर बच्चे को लगे कि आगे क्या हुआ होगा। जिस प्रकार से टीवी में सीरियल होते, धारावाहिक होते, वहाँ पर रुक जाते हैं, ऐड आता है तो आगे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि क्या होगा, ऐसा प्रयास करते, तुरंत हमारा मस्तिष्क चिंतन करने लगता। तो हमें बीच बीच में ऐसी जगह पर रुकना है और जानने का ये प्रयास करना कि आगे बच्चा ये जानने का प्रयास करे कि आगे क्या हुआ होगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें साथियों कि हमारे कुछ शिक्षक साथी अगर उस कहानी के बीच में बहुत अधिक सवाल ना पूछें। यदि हम अधिक सवाल पूछने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे को हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, कहानी का बच्चा आनंद लेना जा रहा है, तो वो आनंद बच्चे का कहीं ना कहीं वो कहानी को सुनने का मजा पीछे रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल पूछिएगा बीच बीच में, लेकिन इतने अधिक भी सवाल ना हो जाए कि इस कहानी सुनने का मजा ही बच्चों का वो खराब हो जाए। इसके बाद साथियों, बात करते हैं कहानी के अंत की। कहानी के अंत में हमें कौन कौन से काम करने हैं। अब देखिए, कहानी हमने सुना दी है, तो कहानी सुनाने के बाद सबसे पहला सवाल हमारा बच्चों से होना चाहिए कि बेटा, ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है, इस कहानी में कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो आपको अच्छे लगे हैं, और वो किरदार आपको अच्छा क्यों लगा है, तब बात करिएगा आप। मान लिया आपने अभिमन्यु की कहानी सुनाई है, तो उसमें अभिमन्यु आपको अच्छा लगा है, तो क्यों अच्छा लगा है, ठीक है। कोई बुरा लगा है, अगर दुर्योधन बुरा लगा है, तो ऐसी स्थिति में बताओ बेटा कि दुर्योधन बुरा क्यों लगा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जरूर आप, ये 2 प्रश्न आप बच्चे से जरूर करिएगा किरदार के बारे में, कि कौन सा किरदार, कौन सा करैक्टर आपको अच्छा लगा है तो क्यों लगा है, और कौन सा करैक्टर आपको बुरा लगा है तो क्यों लगा है। इसके पश्चात साथियों, एक प्रश्न को जरूर रखिएगा, आप कहानी को अंत को बदलने का प्रयास करिएगा। कहानी को के अंत को बदल दीजिएगा, या कहानी में जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों को बदल दीजिएगा। कहानी में जो परिस्थितियां होती हैं उनको बदल दीजिएगा, या कहानी के किरदारों को बदल दीजिएगा। कहानी के किरदारों का चरित्र बदल दीजिएगा। अभी दुर्योधन है, यदि दुर्योधन अच्छा होता तब क्या होता, यदि अर्जुन को तीर चलाना नहीं आता तो क्या होता, यदि एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में ना मांगा जाता हो तो क्या होता। तो कुल मिलाकर के जो हमारी कहानी है, उस कहानी के किरदारों का जो चरित्र है, उस चरित्र को बदलने का प्रयास करिएगा, ठीक। इसके साथ साथ उस कहानी की जो परिस्थितियां हैं, उनको परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करिएगा। और इसके पश्चात साथियों, अंतिम है, जो भी हम कहानी सुनाएं, जब कहानी सुना दी गई है तो 1-2 बच्चों से कहानी का सारांश अपने शब्दों में सुनाने को कहें। तो इस प्रकार से ये जो कहानी सुनाने की जो टेक्निक है, ये पूरी हमारी होती है कि कहानी सुनाने में कम से कम इन चीज़ों का जरूर ध्यान दें कि हम कहानी के प्रारंभ में किन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, कहानी के दौरान किन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, और कहानी के अंत में किन किन चीज़ों पर बात की गई है, ठीक है साथियों। इसी के साथ बात करते थोड़ी सी हम कविता पोस्टर पर किस प्रकार से बच्चों के साथ चर्चा हो। देखिए, कविता पोस्टर पर भी हम जब काम करते हैं तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर थोड़ा सा एक सिस्टम पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सीक्वेंस में हम बच्चों से बात करें। सबसे पहला हमें प्रयास करना, जो भी कविता है उस कविता में जो चित्र है उस चित्र को दिखाएं, और दिखा करके बच्चों के साथ चर्चा करें, और उन बच्चों को शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करिएगा। सपोज करिएगा बरसात का चित्र है, बच्चों को दिखाइएगा और प्रयास कीजिएगा कि ये जो कविता है ये किस चीज़ पर होगी, तो बच्चा वहाँ पर अपना शीर्षक बनाने का प्रयास करे। इसके पश्चात हमें उस कविता का जो शीर्षक है उस शीर्षक के बारे में बताना है, और शीर्षक के बताने के बाद
हमें बड़े ही हाव भाव के साथ, कम से कम हमारे शिक्षक साथी खुद 2 से 3 बार उस कविता को बच्चों को सुनाएं। उसमें बच्चे कविता को सुनेंगे, बोलने की बच्चों को आवश्यकता अभी नहीं है। तो सबसे पहले हाव भाव के साथ बच्चों को 2 से 3 बार आप फिर कविता सुनाएं, क्योंकि अभी बच्चा उस कविता में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्द को अच्छे से नहीं बोल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 से 3 बार आप कविता का पाठ कराइएगा हाव भाव के साथ, बच्चों को मज़ा आएगा। इसके पश्चात बच्चों को एक सर्किल में आप बैठा लें, और बैठाने के बाद जो कविता है उस कविता पर आप उसके शब्दों पर उंगली रखिएगा और उंगली रख करके आदर्श वाचन करिएगा। देखिए, आदर्श वाचन करने से ये होगा कि जब आप कविता के शब्दों पर आदर्श उंगली रख करके आदर्श वाचन करेंगे तो ऐसी स्थिति में बच्चों को उन शब्दों की बच्चे ध्वनियों से जोड़ पाएंगे, और जब बच्चे स्वयं उस कविता का पाठ करेंगे तो बच्चे बिल्कुल सही शब्दों का सही उच्चारण कर पाएंगे, उनमें गलती नहीं होगी। इसका एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कि हम प्रेयर के बाद हमारे बच्चे राष्ट्रगान करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने विद्यालय में आज आपके सभी बच्चे राष्ट्रगान जानते हैं, बड़ा अच्छा राष्ट्रगान करते होंगे, लेकिन आप अपनी कक्षा में एक बार जाकर के इंडिविजुअल किसी बच्चे से पूछिएगा, बेटा राष्ट्रगान सुनाओ, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारे बच्चों का राष्ट्रगान गाने का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बच्चे हमारे उन शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्कल को कुछ अन्य बोलेंगे, कुछ अन्य बंग बंगा, तो अन्य अन्य चीज़ें ऐसी आएंगी। तो उसका कारण यही है साथियों। तो किसी भी कविता पर हम क्या उंगली रख करके उसका आदर्श वाचन करेंगे, और इसके पश्चात फिर जब आदर्श वाचन होगा उसके पश्चात हमारे बच्चे ये जान जाएंगे कि किस शब्द का क्या उसकी ध्वनि निकल रही है, उसका सही उच्चारण जान पाएं। फिर बच्चों के साथ हम 1 से 2 बार हाव भाव के साथ उस कविता को फिर बच्चों के साथ गाना है, यहाँ पर बच्चे भी गाएंगे आपके साथ, ठीक। इसके पश्चात अब बच्चों से उस कविता के बारे में उनकी राय को जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, क्यों लगी, तो इसके बारे में बात हो। और उसके पश्चात अंत में जो हमारे 1-2 बच्चे हैं उनमें से 1-2 बच्चों को बुला लीजिएगा और उस कविता को कक्षा में सुनाने के लिए आप प्रेरित करिएगा, सुनाने के लिए कहिएगा। इसके साथ आप कोई भी उस कविता से संबंधित चित्र बनाने के लिए बच्चे को दें और उसमें रंग भरने के लिए कहें। तो इस प्रकार से हम कविता पर कार्य कर सकते हैं। साथियों, अभी आपने जाना यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जिनके माध्यम से बच्चों की जो मौखिक भाषा है उस पर काम हो सकता है। जैसे कि हमने चित्र पर चर्चा करी, कहानी पर चर्चा करी। इसी के साथ ही यहाँ पर एक टॉपिक और है, बच्चों के अनुभवों पर चर्चा। ये भी आप देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से अनुभव हैं जिन पर आप बच्चों से बात कर सकते हैं। देखिएगा, हमारा जो मौखिक भाषा विकास का कालांश है उसमें जब भी अनुभव पर चर्चा करने का विषय हो तो आप कर सकते हैं। देखिएगा, बच्चे यात्रा करते हैं, अपनी नानी के भी जाते हैं और अन्य रिश्तेदारी में जाते हैं, या हो सकता है बच्चों से पूछेगा कि शहर में गए, दिल्ली जाने का वर्णन है, या कहीं भी हिल स्टेशन की बात हुई है। तो बच्चे जो भी यात्रा उन्होंने की है उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में बच्चों से करने के लिए कह सकते हैं आप, वो उनका अनुभव कैसा रहा। मेले का वर्णन, देखिए गांव का मेला लगा होगा, बच्चे मेले में गए हों तो मेले का वर्णन बच्चों से करा सकते हैं। त्योहार का वर्णन, जो भी संबंधित त्यौहार मनाए जाते हैं, बच्चों ने मनाए हैं वहाँ पर, उन त्योहारों के बारे में बच्चों से वर्णन करा सकते हैं। उन त्योहारों पर बच्चों का अनुभव आप जान सकते हैं, उन पर बात हो सकती। एक गांव में देखा होगा आपने, हमारे ग्रामीण बच्चे हैं तो पशु पालते हैं, तो आप पशुपालन, पशुओं का भाई पालन कैसे करते हैं, आपके यहाँ कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से खेती बाड़ी होती है तो आप भाई गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, गन्ने की फसल है हमारे यहाँ, तो ये कैसे बोते हैं और कैसे होती है, तो इस पर भी हमारे बच्चे जानते हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं, ये भी अनुभव में आ जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे गांव में बीमारी फैल जाती है, कभी कभी देखा होगा पूरे मोहल्ले में खारिश हो गई है, इसी तरह से बुखार का सीजन चला, बुखार हो गया, तो आप ये भी एक अनुभव की बात है। तो बच्चों से गांव में जो बीमारी फैली है, संक्रामक बीमारी, बुखार फैला है, खारिश फैली है, इस पर भी बात कर सकते हैं, ये भी अनुभव की बात हुई। बच्चों से बात कर सकते हैं कि पीछे कोविड-19 रहा है, कोविड-19 पर आप चर्चा करा लीजिएगा, है। कभी कभी ऐसा करिएगा, बच्चे का अनुभव ले लीजिएगा, रविवार के दिन का अनुभव ले लीजिएगा, तो रविवार के दिन पर आप चर्चा करा लीजिएगा। रविवार के दिन का वर्णन करें कि बच्चों आज तुमने अनुभव में क्या क्या रहा, रविवार का दिन बच्चों तुम्हारा कैसा रहता है। इसके बाद ही आप खेलों का वर्णन करा सकते हैं कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो उन खेलों के संबंध में आप चर्चा कर सकते हैं बच्चों से। तो ये है अनुभव पर चर्चा। इसके साथ ही आप चर्चा कर सकते हैं उनके अनुभव में कि बच्चों आपका जो गाँव है उस गाँव के रास्तों पर गंदगी रहती है और ये सफाई के संबंध में
बच्चों से उनके अनुभव साझा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप बात कर सकते हैं कि गांव में या पास में बैंक है, बेटा कभी बैंक गए हो तो बैंक का उनका अनुभव जान सकते हो, हैं डाकघर पोस्ट ऑफिस बच्चा गया है उसका अनुभव आप जान सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव हैं, उन अनुभवों पर चर्चा करने के पश्चात आप इनके माध्यम से भी बच्चों के मौखिक भाषा विकास पर हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें देखिएगा यहाँ पर दी गई हैं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ पर चर्चा। तो निश्चित रूप से जैसे हमने कहानी पर चर्चा की थी वैसे आप यहाँ पर करिएगा। अभिनय और रोल प्ले पर देखिए, अभिनय और रोल प्ले, कोई भी चैप्टर आपको लगता है चाहे वो अलगू शेख और जुम्मन का हो या अन्य हो, उसके पात्रों पर कैसे चर्चा की जाए, कैसे बच्चों को अभिनय कराया जाए, रोल प्ले कराया जाए, उसके माध्यम से भी बच्चों का मौखिक भाषा विकास होता है। इसी तरह से कभी कभी आप साक्षात्कार और सर्वेक्षण, हम इस पर काम नहीं करते, हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ नहीं साथियों, छोटे से प्रारंभ करिएगा। बच्चों का साक्षात्कार, अब साक्षात्कार लेने के लिए आप एक बच्चे को रिपोर्टर बना दीजिएगा और कुछ पहले से ही प्रश्न बनवा लीजिएगा, और वहाँ पर आप सबसे पहले तो एक शिक्षक का ही साक्षात्कार कराइएगा। ठीक, उसके पश्चात गांव के प्रधान जी हैं तो गांव के प्रधान जी को बुलवा लीजिएगा, उनके गांव के प्रधान जी से का साक्षात्कार अपने बच्चों से करा लीजिएगा। 10-12 प्रश्न बना लीजिएगा हैं कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा किए गए हैं, ठीक है, आगे की आपकी क्या योजना है। तो इस प्रकार से उन्हें बुलवा लीजिएगा। कभी ऐसा लगता है कि सर्वेक्षण, अब सर्वेक्षण को लेकर के सर्वे करा लीजिएगा। भाई बच्चे हैं, कक्षा 5 के बच्चे हैं, आप उनसे सर्वे करा लीजिएगा पूरी क्लास का। तो सर्वे में लिख लीजिएगा कि भाई कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, सर्वे करिएगा कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं कि डीबीटी की धनराशि उनकी आ गई है। तो बच्चे एक एक का नाम लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, तो वे बताएंगे इतनों की आ गई है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनकी यूनिफॉर्म आ गई है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका बैग मिल गया है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको जूते भी उन्होंने ले लिए हैं। तो इस पर एक सर्वे करा लीजिएगा। आपकी पूरी क्लास का डाटा बच्चे ही निकाल करके सर्वे के माध्यम से देंगे कि सर 30 बच्चे थे, 30 में से इतने बच्चों के पास बैग है, 30 में से इतने बच्चों के पास जूते हैं, 30 में से इतने बच्चों के पास यूनिफॉर्म है, और 30 में से इतने बच्चों के पास यूनिफॉर्म भी है, बैग भी है, जूते भी है। तो इस प्रकार का कुछ बना लेंगे और बच्चों के सर्वेक्षण के माध्यम से भी मौखिक भाषा विकास का कार्य हम कर सकते हैं। सामान्य साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि मौखिक भाषा विकास के संबंध में मेरा यह प्रयास कुछ हद तक सार्थक रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि किसी कंटेंट पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है या आप जानकारी चाहते हैं या मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का, या मैं प्रयास करूंगा, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूं, मैं अपने साथियों से पता कर आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।